अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सबसे पहले जिक्र दास्ताक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दास्ताक। वसीम अकरम प्लस का राज, पंजाब में कमीशन माफिया सरगर्म, तमाम हिदायत वजीर आला ऑफिस से मिलने लगी। 2 सालों बाद भी पंजाब में तब्दीली नहीं आ सकी। सूबे में पर्चे सिस्टम की मजबूती का जिम्मेदार कौन है? वजीर आला से ज्यादा ताकतवर उनके मुआविनीन और मुशीर क्यों हैं? ये सवाल आज के दस्तक में उठाएंगे। ऑपोजिशन में इख्तलाफात की अफवाहें दम तोड़ गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान राब्ता। ऑपोजिशन जमातों की APC के एजेंडे पर तबादला ख्याल, अदम एतमाद, -1 और इन हाउस तब्दीली से ऑपोजिशन का इनकार। APC से क्या नतीजा अखज़ किया जाएगा? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। और फिर इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी की 4थी बरसी। हुर्रियत पसंद कश्मीरी नौजवानों के हीरो बुरहान वानी की शहादत के भी 4 बरस मुकम्मल। जज्बा इसार और हुर्रियत से सरशार हीरोज को सलाम भी प्रोग्राम 10 तक का हिस्सा होगा। वजीर आजम इमरान खान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहते हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार उन्हें इसी लक़ब से मुखातिब किया है। अब मैं अक्सर सोचता हूं कि वजीर आजम इमरान खान उन्हें वसीम अकरम ही नहीं बल्कि वसीम अकरम प्लस आखिर क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या हिकमत है? वजीर आजम के इस फैसले के पीछे आखिर क्या दानिशमंदी है? अमूमन अपने इंतहाई करीबी फर्द के लिए ऐसी खूबसूरत तमसीलात का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या फैसले की वजह उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म का वालेहाना प्यार है? इन सवालात का जवाब जानने के लिए हम वसीम अकरम और वज़ीर आला पंजाब यानी वसीम अकरम प्लस का तकाबली जायजा लेते हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वसीम अकरम पाकिस्तानी क्रिकेट के बेताज बादशाह थे जो 92 के वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे थे। वसीम अकरम गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलकर सिलेक्टर्स की नज़रों में आए, यानी कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर, कोई ग्रेड 1 या डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं, बल्कि गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलकर सिलेक्टर्स की नज़रों में अपना मकाम हासिल कर पाए और उन्होंने अपनी सलाहियतों के जरिए इस इंतखाब को दुरुस्त भी साबित किया। बिलाखिर तय हो गया कि वसीम अकरम यकीनन केपेबल हैं, उनके पास पोटेंशियल था। अब उस्मान बुज़दार भी जनूबी पंजाब के दूर दराज हल्के से मंतखब हुए हैं। उनका हल्का इंतखाब दौरे जदीद में बिजली की सहूलत से महरूम था। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मुतअद्दिद बार इसका इजहार कर चुके हैं। यानी एक मेरिट तो ये है कि वो दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। वसीम अकरम भी गली मोहल्ले के क्रिकेट खेले हैं। वसीम अकरम की ये सलाहियत थी कि वो छोटे स्टार्ट से बेहतरीन बॉलिंग करते थे। छोटा सा स्टार्ट था और बड़ी तेज़ तरीन गेंदें करते थे। वसीम अकरम प्लस भी यानी वो आउट स्विंग और इन स्विंग के माहिर भी थे। वसीम अकरम की बात हो रही, यही सलाहियत वसीम अकरम प्लस यानी उस्मान बुज़दार में भी है। उनका कोई बड़ा स्टार्ट नहीं था, उनका सियासी करियर यानी उनका सियासी पस मंजर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द बासर हल्कों में जगह बनाई है और अब वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के मुख्तारे कुल हैं, पंजाब के मुख्तारे कुल हैं। वसीम अकरम प्लस और इन स्विंग के माहिर तो नहीं है, जिसका वो बरमला एतराफ़ भी करते रहे। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। वसीम अकरम प्लस को मैदान में उतरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक सीख रहे हैं। इस सीखने के अरसे के दौरान इस असना में उन्होंने 5 IGs, 4 चीफ सेक्रेटरीज बदले। मुख्तलिफ महकमों में दर्जनों सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए गए। वसीम अकरम प्लस के प्रैक्टिस सेशन की भेंट महकमा आबपाशी के 11, हायर एजुकेशन के 9 सेक्रेटरीज चढ़े। यूं महसूस हो रहा था कि वसीम अकरम प्लस अपनी मर्जी के फील्डर्स और प्लेयर्स लाना चाहते थे, मगर उन्हें कोई भी खिलाड़ी रास नहीं आया। कप्तान की जानिब से भी वसीम अकरम प्लस को साजगार माहौल फराहम करने की पूरी कोशिश की गई। बारहा उनके लिए काबिल सताइश जुमले इस्तेमाल किए गए, उनकी तारीफें हुई, अप्रिसिएशन हुई। ख्याल था कि पंजाब गुड गवर्नेंस की शानदार मिसाल बनेगा, लेकिन नताइज इसके बिल्कुल बरक्स आए। गुज़श्ता रोज़ इंतहाई बाखबर ताज सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन ने वसीम अकरम प्लस के हवाले से अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। आज शाम एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि उसके जिले में एक शख्स को 3 करोड़ रुपया रिश्वत लेकर DC लगा दिया गया। आप पता नहीं कोटाई पहन के वहां इस्लामाबाद के ठंडे मौसम में आपको कौन खबरें देता है? जाए पहले इसकी तस्दीक करें। और मैं कहता हूं कि हमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कौन से हमारी जाती दुश्मनी थी? अगर यही कुछ होना था तो फिर हमें इमरान खान की जानदारी पर किस लिए हम हर वक्त आंखें बंद करके बैठे रहे? 3 करोड़ रुपए में एक DC अपॉइंट किया जाता है, ये कोई खबर नहीं है। चौधरी गुलाम हुसैन ने तो वफाकी वजीर का नाम नहीं लिया है, ताहम हमारे जराए भी इस अमर की तस्दीक कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। एक ऐसा ही मामला हमारे इल्म में भी आया है कि सूबे में कमीशन माफिया और पर्ची सिस्टम खूब फल फूल रहा है, खूब तरवीज पा रहा है, तरक्की कर रहा है। अफसरान के तकर्रो तबादले बराह रास्त
सीएम ऑफिस से किए जाते हैं। बराह रास्त सीएम ऑफिस का उसमें अमल दखल होता है। कमीशन के हवाले से वज़ीर आला के मुशीर और मेंबर सूबाई असम्बली अब्दुल हई दस्ती इस वक्त इल्ज़ामात की जद में हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर लोकल गवर्नमेंट मुजफ्फरगढ़ के एसडीओ अल्लाह वसाया खान को डेरे पर बुलाया और तरक्याती मनसूबाजात में से 15% कमीशन तलब किया है। ये अब्दुल हई दस्ती जो एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वज़ीर आला के मुशीर बराए ज़राअत भी हैं। इस डिपार्टमेंट को भी देखते हैं। इस वक्त सूबे में तरक्याती मंसूबों पर 10% कमीशन का कल्चर मौजूद है पहले से ही, जबकि अब्दुल हई दस्ती ने तयशुदा कमीशन से ज़्यादा तलब किया है इस लोकल गवर्नमेंट के एसडीओ अल्लाह वसाया खान को अपने डेरे पर बुलाकर। अमूमन मेंबर असम्बली को मंसूबे में से 10%, एक्सीएन और एसडीओ को 2-2%, जबकि ओवरसीयर को 1% कमीशन दिया जाता है। जबकि वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल हई दस्ती ने इस कमीशन का हिस्सा भी खुद तलब किया, यानी जो 10% कमीशन एमपीएस को जाता है, मेंबरान असम्बली को जाता है और 5% उस मुतल्लिका महकमे को जा रहा होता है, अब वो 15% कमीशन का तकाजा एमपीए अब्दुल हई दस्ती जो वज़ीर आला के मुशीर हैं वो कर रहे हैं। अब एसडीओ ने कमीशन देने से इनकार किया, उसने आए बाई शाई की, जिसके बाद मेंबर सूबाई असम्बली ने अगला कदम उठाते हुए मंसूबे को कॉन्ट्रैक्टर को मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने डेरे पर बुलाया, उसके ज़रिए एसडीओ अल्लाह वसाया खान को फ़ोन कराया। एसडीओ ने कॉन्ट्रैक्टर को हकाइक से आगाह किया और बताया कि मंसूबे पर कहां कहां कमीशन देना है, और उसे यह भी कहा गया कि तुम तो पहले से हमारे साथ काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि किसको कितना कमीशन जाता है। अब्दुल हई दस्ती ने रिकॉर्ड की और वज़ीर आला पंजाब के सामने रख दी। पहले हम आपको वो ऑडियो कॉल सुनवाते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर और एसडीओ लोकल गवर्नमेंट मुजफ्फरगढ़ अल्लाह वसाया खान के माबैन हो रही है। उस ऑडियो कॉल को सुने, उसके बाद वापस आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इमरान, क्या हाल है? अल्लाह ताला शुक्र है सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी तो किथा गए भी मैं तू ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਵਦਾਂ ਕਿੱਦੇ ਵਜਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਗਾ ਸੋਣੀ में भाई दा द्रुकदा वदी आ तू अपने बार काट गेन हर चेक कर लेन देन कर आइए समय तू आदि माई में भाई सा अगर तू पेमेंट नहीं करावनी या मेरे को दो 10 खत करवे जबरदस्ती मुमकिन ही कह नहीं मैं हां पीछे तू चल सारे नाल चल, तू तो रेगुलर ठेकेदार में तू आके मैं ये करो वो करो ये करो वो करो ऐसा कर दे सो, लेकिन ऐसा भी अपना हिसाब नाल वाल चलसो कल को तू चल यार, प्यार मोहब्बत चल, बाकी दुनिया नहीं चलती पई मैं पूरे साथ ही। तू बदे किथा ही वे मैं दे अलीपुर गया बदा केदे ले बात थी मुलाकात थी मैं आसा शाम दा आवे मैं को दस्ते सो जा ले आओ या मैं राब्ता कर यार दा सुन तो अरशद नाल बाए उसी घाटा वादा वो भी कर गिनसू तो उन्हें नाल गाल कर सारा कुछ करा अपना कराओ तो अपने बिल बनवा वाला ठीक है हाँ, तो बिल बनवा सारा कोई तू तो आके मैं मिली में ये करा मता ये वो बेशक कर वाले अच्छा है मुलाजिम ठीक है ना अच्छा तेरे नाल कोई ज्यादती करूं भी गल तय को चलावने से हर किस्म ये करने से सबको पता नहीं भाई तेरे क्या पोजीशन है, सबको तेरी पोजीशन का पता है बिल्कुल ठीक है ना जी हाँ, मतलब उस सिलसिले में बात करे सो इंशाल्लाह तो अरशद को मिल करा ठीक है। हाँ, अब इस ऑडियो कॉल को सुनने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डीसी मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब कमेटी ने ऑडियो कॉल का जायजा लिया, तमाम मामलात की तहकीकात की, लेकिन इसी दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में एक और कमेटी बना दी। अब इस कमेटी के सामने मकामी अफराद पेश हुए, उन्हें कमीशन माफिया के हवाले से आगाह किया, बताया कि इसमें सिर्फ एसडीओ मुजफ्फरगढ़ अल्लाह वसाया खान की गलती नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसके पीछे कौन से अनासर मौजूद हैं जिनके कहने पर कमीशन लिया जा रहा है, कौन है जो फोर्स कर रहा है, किसने फोर्स किया है। मकामी अफराद और तहकीकात के बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मजीद तहकीकात की जानिब से माजरत कर ली, कहा कि यकीनन वो अपने एसडीओ के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एमपीएस के खिलाफ तो नहीं एक्शन ले सकते, पर चलते हैं मामले की तहकीकात करना उनके बस की बात नहीं है, उनके दायरे इख्तियार में भी नहीं है। कमीशन माफिया को बेनकाब करने पर आज से 2 हफ्ते कबल एसडीओ मुजफ्फरगढ़ को ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये तो था कमीशन माफिया का एक किस्सा, यानी वो एसडीओ तो ज़ेरे अताब आ गया है, वो मुशीर और माविनीन अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ में तहरीक इंसाफ के एक और मेंबर सूबाई असम्बली खुरम शहजाद लगारी भी इल्ज़ामात की जद में है। अब खुरम शहजाद लगारी वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन है। उनकी जानिब से ज़िला इंतज़ामिया पर तकर्रियों और तबादलों के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम है, जिसके बाद डीपीओ और डीसी मुजफ्फरगढ़ ने अपने दफातर के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं इनके लिए। इन पर इल्ज़ाम है कि वो मुअय्यना तौर पर मुख्तलिफ मामलात हल कराने के पैसे वसूल करते हैं, उसमें से कमीशन लेते हैं।
वो ज़मीनों का मामला हो या फिर अफसरान के तकर्रो तबादले का मामला हो। इसकी तस्दीक के लिए 2 मिसालें आपके सामने पेश की जाती हैं। खुर्रम शहजाद लगारी ने मुबैना तौर पर SHO थाना मीर हज़ार सलीम इकबाल को अपॉइंट कराया। सलीम इकबाल ने मेंबर सूबाई असम्बली की आशीर्वाद से एक 80 साला बुजुर्ग पर FIR नंबर 137/20 के जरिए मनशियात का मुकदमा दर्ज कराया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर खबरें सामने आई तो DPO मुजफ्फरगढ़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुजुर्ग शहरी को बाजियाब कराया। ये FIR की कॉपी भी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुकदमा नंबर क्या है और उस बुजुर्ग की तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं। बारिश आदमी है, 80 साला बुजुर्ग है, उस पर मनशियात का मुकदमा डाला और उसको हवालात में बंद कर दिया। उसकी तस्वीर अभी आपको अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें तो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखाते हैं। इस वाक़े में मुलव्विस SHO और उनके मुआविन अमले को सुलाखों के पीछे डाल दिया गया है। DPO की तरफ से एक्शन लिया गया है। इसी तरह मेंबर सूबाई असम्बली खुर्रम शहजाद लगारी वज़ीर आला ऑफिस के जरिए अमानुल्लाह दस्ती को थाना सदर मुजफ्फरगढ़ का SHO तैनात करा चुके हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि ये सिफारिशी SHO भी खुर्रम शहजाद लगारी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से हमने दोनों रहनुमाओं से बात की है, उन्हें तमाम मामलात के बारे में बताया, मगर दोनों रहनुमाओं ने प्रोग्राम में शिरकत से माजरत कर ली। मेंबर अब्दुल हई दस्ती के मुताबिक उनकी नज़र में SDO के इल्ज़ामात ज़्यादा अहम नहीं हैं और उनका जो स्टैचर है, उनका मकाम ये नहीं है कि वो एक SDO के जवाबात दे सकें या SDO को ट्रांसफ़र जो कराया गया है, फोर्सफुली प्रेशराइज किया गया है, वो एक SDO के इस मामले पर बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में आए। उनका स्टैचर, उनका मकाम ये गवारा नहीं करता। हमारे प्रोड्यूसर ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्ड किया, क्या जवाब दिया, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। क्या एजेंडा क्या है? एजेंडा एक SDO साहब हैं अपना, उनके को तबादले का इशू है। वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आप कमीशन मांगते हैं। अच्छा, तो उस हवाले से हम चाह रहे हैं कि जी वो इल्जाम को आप आगे तर्दीद करें। वो अब एक SDO साहब ने बिठाओगे मुझे? नहीं, वो नहीं है। वो हम आप अकेले होंगे या मैं SDO के सवालों के जवाब दूं? ना आप SDO के सवालों के जवाब देंगे, ना आप SDO के सामने बैठे होंगे, आप अकेले होंगे। वीडियो में फिर नहीं, मेरी बात तो सुने सर। अब ये तमाम तर गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप इस मामले की तरदीद करना चाहते हैं, इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। आप प्रोग्राम में आइए और आके इस मामले को वाज़े कर दीजिए कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, क्योंकि आप पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। यकीनन इल्ज़ामात का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस हवाले से आइए, इसकी तरदीद कर दीजिए। लेकिन उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, ये तमाम तर कहानी आपके सामने है। वसीम अकरम प्लस की इन स्विंग, आउट स्विंग, अब शॉर्ट्स रन अप, शॉर्ट स्टार्ट, अब सब कुछ इस वक्त तक बेमानी है जब तक वो सूबे में गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाते हैं। अब मुख्तलिफ सहाफ़ी सूबे में कमीशन माफिया की सरगर्मियों से आगाह कर रहे हैं। परचेज सिस्टम की मजबूती के हवाले से भी खबरें आए रोज़ मीडिया पर सामने आती हैं, मगर कोई बेहतरी होती हुई दिखाई नहीं देती है। सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि सूबे में इंतजामी नाकामियों का असल जिम्मेदार कौन है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हुकूमती सरपरस्ती में काम करने वाले इन अफराद से इतने बेखबर क्यों हैं? आए रोज़ एंकर्स भी, एनालिस्ट भी इस मामले को उठाते हैं। कामरान खान सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने भी इस शिकवे का इजहार किया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो उनके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, लेकिन वक्त देने के बावजूद वो प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं लाए हैं। इस हिचकिचाहट के पीछे क्या है? आज हमने भी अब्दुल हई दस्ती से रब्ते की कोशिश की, खुर्रम शहजाद लगारी से रब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उल्टा जिस लहजे के अंदर बात की, वो लहजा भी यकीनन हतक आमेज़ था और ज़ेब नहीं देता है। बजाय इसके कि अपने मामलात को क्लियर किया जाए, इस हवाले से तरदीद या तस्दीक की जाए, उल्टा जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है वो कोई ठीक रवैया नहीं है। अब पंजाब में क्या मामलात हैं, यकीनन अरबाब इख्तियार बेहतर बता सकते हैं, या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहते हैं वही बेहतर तौर पर इस पर कॉमेंट कर सकते हैं। पंजाब से निकल कर अब ज़रा सिंध का रुख करते हैं। इस वक्त सूबा सिंध के अंदर GITs का मामला यकीनन खबरों के अंदर है। GITs को लेकर एक लिफाफे की जंग जारी है। गुज़श्ता रोज़ अली जैदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक लिफाफे का जिक्र किया था कि उनके घर पर एक लिफाफा आया और उसमें कुछ मालूमात थी और असल GIT रिपोर्ट्स उसके अंदर थी जो 43 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। आज सरदार नबील रज़ा कबूल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी एक लिफाफे का जिक्र किया है हामिद बीर साहब के प्रोग्राम में। वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इस वक्त GITs की जंग जारी है सूबा सिंध के अंदर, लेकिन सवाल तो ये भी है कि GITs सिंध के अवाम का और शहर कायद के बासियों का अहम मामला है, मसला है, या फिर मामलात कुछ और हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के अंदर जो मामला देख रहे हैं, ये उबलते हुए फवारे शहर कायद की सड़कों के ऊपर बह रहे हैं, जो यकीनन शहर कायद के बासियों को यकीनन इस बात का इदराक में करा रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हैवी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान कौमी असम्बली है यहाँ से मुंतखब होकर
ऐवान में पहुंचे थे, उम्मीद की किरण रोशन हुई थी कि उनके मामला हल हो जाएंगे। वो मामला जो बड़े अरसे से हल तलब है, जो हल नहीं हो रहे थे, अब एक कहीं ना कहीं उम्मीद का दिया रोशन हुआ था, एक रमक सी बेदार हुई थी कि ये मामला हल को पहुंचने वाले हैं, करीब है कि ये मामला अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है, वहां पर के इलेक्ट्रिक का मामला हो, वहां पर कुत्ते काटे का मामला हो, वहां पर आलाइशों का मामला हो, या फिर पानी बहने का मामला हो, क्योंकि मॉनसून के पहले स्पेल का आगाज हो चुका है। और अगर गुज़श्ता साल के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो गुज़श्ता साल हमने देखा था कि कितने लोग नंगी तारों की वजह से जान की बाजी हार गए थे, करंट लगने से इस जहाने फानी से कूच कर गए थे। इस बार भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज भी खबरें सामने आ रही हैं कि कराची के इलाके कारसाज में एक मजदूर करंट लगने से जान की बाजी हार गया है, और के इलेक्ट्रिक ने यकीनन अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके करेक्टिव मेजर्स लेना ज़रूरी है। एक दूसरे पर मलबा डाल दिया जाता है कि ये पानी अगर खड़ा है तो यकीनन बल्दिया की जिम्मेदारी है, नाले साफ़ नहीं हो रहे, लोकल गवर्नमेंट के तहत इदारे बाइख्तियार हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या उनको इख्तियार दिया भी गया है। अगर बल्दियाती नुमाइंदों से सवाल किया जाता है, मेयर कराची से किया जाता है, तो वो सिंध हुकूमत के ऊपर मलबा डाल देते हैं। सिंध हुकूमत से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे इस वक्त एम्पावर्ड हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी इस वक्त सिंध असम्बली के अंदर मौजूद हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मैंडेट दिया है कराची के लोगों ने, तो वो सारे का सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं। यानी इस वक्त कराची की अवाम मजमूई तौर पर रोलिंग स्टोन बने हुए हैं। वो कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आ रही है। ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मसाइल का हल ढूंढ पाई है इतने सालों से, ना ही इस पर MQM जो अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मामले को ठीक तरीके से हकीकी मानों में हल करने की जानिब दिखाई देते हैं, उस समत में जाते हुए भी दिखाई देते हैं, बल्कि उल्टा मलबा सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहीं उम्मीद बेदार हुई थी शहर कायद के लोगों में, वो भी यही कहते हैं कि असल में ये तमाम तर मामला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का किया धरा है, क्योंकि MQM के ऊपर तो बिल्कुल वो कोई बात आने नहीं देते हैं। MQM अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से बात की जाए, GDA की बात हो, JIT के अंदर नाम भी है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का। इस हवाले से भी देखा गया है कि वो बिल्कुल जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को तो क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन उसमें उज़ैर बलोच और उससे रिलेटेड अगर लोग हों, उसमें अब्दुल कादिर पटेल हों या दीगर लोग हों जिनका नाम JIT के अंदर शामिल है, उस हवाले से तो बहुत बातें की जा रही हैं, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से जुड़े हुए हैं उनकी बात नहीं की जाती। अब शहर कायद जिसका मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गेटवे टू प्रोग्रेस है। ये मुल्क की माशी सरगर्मियों का हब समझा जाता है, ये रोशनियों का शहर गर्दाना जाता था। लेकिन इस रोशनियों के शहर के अंदर दहशत गर्दी किसने बपा की, यकीनन हमारी तारीख गवाह है और सबके सामने है। अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो भी देखी जाए तो चीख चीख कर यही बताती हैं कि इसके पीछे कौन है, किन के हाथ खून से रंगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हुआ क्या है। क्या इसी तरह डिस्कशंस होती रहेंगी, क्या इसी तरह से तकारीर होती रहेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, बहसो मुबाहिसे होते रहेंगे, या फिर हकीकी मानों में इन मसाइल का हल भी सामने आएगा ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। वो लोग जो इनको अपने वोटों से मुंतखब करके इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचाते हैं, आज वो भी यकीनन सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर जब नए इंतखाबात आएंगे तो उस वक्त हम वोट देने के लिए जाएंगे, अपना ये हक इस्तेमाल करेंगे जिसे हक राय दही कहते हैं, या फिर कुछ और सोचा जाएगा, कहीं और मामलात हल होंगे। और अभी तो यही हो रहा है कि जिनके अपने प्यारे चले जाते हैं, करंट लगने से चले जाए, गोलियों से चले जाए, दहशतगर्दी से चले जाए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं और मामलात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा देते हैं। बारकैफ पंजाब से लेकर सिंध तक, खैबर से कराची तक मामलात क्या हैं इस वक्त आपके सामने हैं, और ये तमाम तर मामलात हल तलब हैं। वो पंजाब में बैठे हुए वसीम अकरम प्लस हों, सिंध के अंदर मौजूद लोग हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या MQM हो, ये मामलात हल तलब है। और रियाया यही कह रही है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है या एक ब्रेक लेनी है। और ब्रेक के बाद जो सियासी गहमा गहमी है, ऑपोजिशन में इख्तलाफात की खबरें हैं, ऑपोजिशन क्या कर रही है, क्या तहरीक अदम एतमाद लेना चाहती है, इन हाउस चेंज लाना चाहती है, -1 है, ऑपोजिशन क्या चाहती है, आखिर हुकूमत तो कुछ चाहती होगी, ऑपोजिशन क्या चाहती है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से चहमगोइयाँ की जा रही थी। तहम आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन करके इस तासुर को मुस्तरद कर दिया है।
बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस यानी एपीसी के इनेकाद पर मुशावरत की है। दोनों रहनुमाओं के माबैन कुल जमाती कॉन्फ्रेंस यानी एपीसी की तारीख और इसमें ज़ेर गौर आने वाले निकात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपोजिशन से कबल भी मुतअद्दिद बार एपीसी का इनेकाद कर चुके हैं, इससे पहले भी हो चुके हैं एपीसी। हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से अज़्म का इजहार भी किया जाता रहा, मगर तमाम अहदो पैमान सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रहे हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन के पास कई रास्ते और तरीका हायकार हैं। अपोजिशन जमातों के पास पहला ऑप्शन एहतजाजी सियासत का हो सकता है, लेकिन माजी में अपोजिशन मुत्तफ़िका एहतजाजी मंसूबे पर काम करने में नाकाम रही है, जिसकी बड़ी मिसाल मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च है। इसी तरह अपोजिशन जमातें इन हाउस तब्दीली की जानिब जा सकती हैं, मगर इस पर भी ताहाल इत्तफाक़ राय नहीं हो सका है। अपोजिशन जमातें बजट मंजूरी में रुकावट बन सकती थी, मगर इसमें भी कामयाबी नहीं हो सकी। इसी तरह चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक और ऑप्शन स्पीकर के खिलाफ जो है कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाने के, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दीगर अपोजिशन जमातें चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी मुत्तफिक नहीं हो पाई थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर क्या कह रहे हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जो कि हमारा नेशनल असम्बली में अपोजिशन को वो मौक़िफ़ नहीं देता, अपोजिशन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वन साइडेड रहता है, सिर्फ एक जमात के लिए हाउस चलाता है, तो इस तरीके से जमहूरियत नहीं चलेगा। नेशनल असम्बली में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन जमातों को इंटरप्ट की जाती है, हुकूमत को नहीं, और अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हम ये पॉइंट भी ज़रूर उठाएं। अब स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर बिलावल भुट्टो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में हैं, तो अपोजिशन जमातें इस मामले को आगे बढ़ाने में पसोपेश से काम क्यों ले रही हैं? वो इसमें पीछे क्यों हैं? क्या अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में संजीदा नहीं है? क्या अपोजिशन को अददी अक्सरियत की कमी का खौफ है? इसका जवाब हमारे प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ शाहिद खान अब्बासी ने दिया। वो क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। 1/3 से आप मूव कर सकते हैं, वो नंबर तो हमारे पास हैं। अब बात यह है कि क्या तहरीक अदम एतमाद का जो निज़ाम है उसके तहत अब तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सकते हैं? नहीं, मेरा इसमें ज़ाती ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने 172 मेंबर प्रोड्यूस करने होते हैं असम्बली में। यहाँ जो हुकूमत है वो नैब को भी इस्तेमाल कर रही है, आज वो पुलिस को भी इस्तेमाल कर रही है, वो मेंबर उठाकर ले जाएगी तो तहरीक अदम एतमाद वहीं रह जाएगी। जो 1989 की तहरीक एतमाद थी उसमें भी यही हुआ था। अब शाहिद खान अब्बासी तो तहरीक अदम एतमाद के इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं कि माजी में भी ऐसा देखा गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाती है। जहाँ हुकूमत तगड़ी हो वहाँ पर कुछ भी करके नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ तो इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, मगर ये अपोजिशन की जानिब से नहीं बल्कि हुकूमती बेंचेस से आएगी। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। इनके अपने अरकान असम्बली ये कह रहे हों कि सबसे पहले अगर आपने हमें पहचानना है, एतमाद अगर आपको हम पे नहीं है, तो आप कौमी असम्बली के स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लें। अगर उसमें आपका साथ खुल के हमने दे दिया तो आप समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अदम एतमाद आप ले रहे हैं। आपने जो तहरीक अदम एतमाद की बात की है, ये तमाम इत्तेहादियों समेत और वो जो आएगी रिक्वेस्ट आएगी इनके इत्तेहादियों की तरफ से आएगी। यानी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आएगी उस पर जो तहरीक पर दस्तखत होंगे उसमें मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी भी शामिल होंगे। यानी तहरीक अदम एतमाद अगर आएगी भी तो ट्रेरी बेंचेस की तरफ से आएगी। तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन की तरजीह नहीं है। -1 की आवाजें भी ऑपोजिशन नहीं उठा रही है। इन हाउस तब्दीली के इम्कानात को भी ऑपोजिशन जमातें रद्द कर रही हैं, मुस्तरद कर रही हैं। एहतजाजी तहरीक भी ताहाल चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ऑपोजिशन जमातें एक और एपीसी के जरिए क्या हासिल करना चाहती हैं? इस एपीसी का एजेंडा क्या होगा, अहदाफ क्या होंगे? क्या ऑपोजिशन महज खबर बनाने के लिए मुतहर्रिक है? इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां कुछ कम हो रही हैं। राब्ता भी हुआ है शहबाज शरीफ साहब का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो क्या मामला है सर, एपीसी के हवाले से क्या मुशावरत हुई है, कब हो रही है, एजेंडा क्या होगा, कैसे होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी का जब से इलेक्शन हुए तो उसके बाद हम अपोजिशन की जमाते हैं, और जब हुकूमत में भी थे तो उस वक्त भी हमारा सियासी राब्ता था। कोई ऐसा राब्ता नहीं है जो पहले हमारा
खत्म हुआ था और अभी बहाल हो गया है। और आप देखेंगे किसी में पहले भी हम बैठे हैं, अपोजिशन में हम बैठते हैं, मुख्तलिफ इजलासों में हम इकट्ठे होते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। किसी के लिए भी जो अभी हमारी एजेंडा जो है वो फाइनल हो रहा है, एक दिन में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन हम बहुत सारे इशूज पे हम और पीपल पार्टी इकट्ठे हैं कि हम समझते हैं। अब भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इकट्ठे होते रहे हैं, बैठते रहे, एपीसीज में भी शिरकत करते रहे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है, नतीजा खेज साबित नहीं हुई वो तमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंसेस। अब आपके यहाँ पता नहीं नतीजा क्या है, हमने तो अभी नतीजा जाखज करना था कि कौन को बताना था कि हुकूमत डिलीवर। अच्छा चलिए आप बताएं सर, आपका हदफ क्या है? मतलब एपीसी अगर बुलाने जा रहे हैं तो क्या हदफ क्या होगा उसका? आप अगर तो आप लोग ये ख्याल करते थे कि हम एपीसी इसलिए बना रहे हैं कि हम फौरी तौर पर पिछले हुकूमतें ख़त्म करने के लिए जा रहे थे, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाएंगे, कोई हुकूमत पर गिराव करेंगे, कोई धरना देंगे, तो इसके लिए हम कभी भी न पहले तैयार थे ना आप तैयार थे। हम सियासी जमातों का गठा करके कौम को ये बता रहे थे कि हम इस वक्त जो पाकिस्तान की मुश्किलात में पाकिस्तान कौम फंसी हुई है, जिस तरह हमारी इकानमी की सिचुएशन पहुंच गई है, जिस तरह हमारे यहाँ महंगाई है, जिस तरह हमारे यहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जिस तरह बिजनेस रुका हुआ है, जिस तरह ये कोरोना वायरस को ये हुकूमत जो है इस पर काम करने में नाकाम हो गए, ये सारे वो इशू हैं जो कौम के आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये एक कॉमनर के इश्यूज हैं, यकीनन एक कॉमनर ये तमाम तर मसाइल भुगत रहा है और अपोजिशन जमातों की तरफ भी नजरें जमाए रखा है कि अपोजिशन अब क्या करेगी। आखिर अगर आप आईनी और जमहूरी इस्तेहकाक इस्तेमाल करना चाहते हैं असम्बली के अंदर, वो -1 हो, वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो, इन हाउस चेंज हो, नए इलेक्शन हो, तो आईनी और जमहूरी ऑप्शंस अपोजिशन के पास क्या है? यकीनन अगर वो कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाना चाहते, गैर जमहूरी इकदाम नहीं उठाना चाहते, तो आईनी इकदाम क्या है आपके पास? एक तो मैं आपसे याद करूं कि अपोजिशन में जब जमातें होती हैं उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर वक्त वो ये चाहती है कि हम किसी का अलाकार मुल्क हुकूमत को गिरा दें। हमने तो मैंडेट का एहतराम किया, बावजूद इसके कि हम समझते थे कि इमरान खान साहब के इस मैंडेट पे हमें शुरू दिन से बड़ा एतराज था, उसके बावजूद भी हमने उनको वक्त दिया कि अगर वो अपना एजेंडा मुकम्मल कर सकें, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर सकें, अगर पाकिस्तान के लोगों से जो उन्होंने वादे किए वो पूरे कर सकें, उनको मौका मिलना चाहिए। अब चूँकि माहौल एक ऐसी बंद गली में हुकूमत ने अपने आप को बता लिया कि इससे निकलना मुमकिन हमें नहीं लग रहा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम सारी जमातें अपोजिशन की मिले और जो इत्तेहादी उनको छोड़ने जा रहे हैं वो मिलकर कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बना लें वेदना हाउस तब्दीली ला सकें। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हमें सबसे ज्यादा दबाव अर्ली इलेक्शन के लिए डालना चाहिए। इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन हो, जिस जमात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिस जमात को लोग मंतखब करके भेजें, वो पाकिस्तान के इस क्राइसिस से निकाले, पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करे, पाकिस्तान की जो बिजनेस तबाह होगी उनको ठीक करे, पाकिस्तान की जो गुर्बत पोतें जो बढ़ गई इसको रोके। उसके लिए एक ही हाल मुझे नजर आता है कि अर्ली इलेक्शन होने। बिल्कुल ठीक है, यही ऑपोजिशन लीडर भी कहते रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन भाई साहब हमारे प्रोग्राम में शायद का गाना बाजी साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो यकीनन वो इसका इस्तेहकाक इस्तेमाल खुद भी कर चुके हैं, क्योंकि 89 के अंदर भी हुई, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हमने ये आवाज़ें भी सुनी, जैसे बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो। अब फिर दूसरी तरफ अब जावेद लतीफ़ साहब को ये कहते हुए सुना कि असल में इत्तेहादी जो है वो तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त लेकर आएंगे। तो ये होगा कैसे? अब अर्ली इलेक्शंस की तरफ भी अगर जाना है तो इसके लिए रास्ता क्या है, वे क्या है इसका? सर देखिए, अभी कोई चीज़ अभी फौरी तौर पर तो बताना मुश्किल है, इसलिए कि अगर कोई एक पार्टी ये फैसला नहीं करेगी, ये सारी जमातें बैठेंगी, अपोजिशन की सारी जमातें बैठ के इस चीज में कोई फैसला करेगी और वो जो फैसला करेंगे वो सबको काबिल कबूल होगा। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ज्यादा आसान नहीं है और पाकिस्तान में ये तजर्बे ज्यादा कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका भी कामयाब भी हो जाए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना और इससे ज्यादा मुश्किल होता है। उस सूरत हाल में फिर सारे निज़ाम को जाना पड़ता है। इसलिए भी कोई ऐसा तरीका कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि हम कोई ऐसा तरीका अख्तियार करें जिसमें जमहूरियत को खतरा हो, या जमहूरियत जो बहुत मुश्किल से 25। अच्छा भाई साहब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब एपीसी जो है वो निश्चितम गुफ्तम बर्खास्तम होगी या उसके बाद अमली तौर पर ऑपोजिशन मुतहर्रिक में दिखाई देगी? कॉमनर ये भी जानना चाहता है कि जैसे ऑपोजिशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अपने गुस्से का इजहार करती है हुकूमत के ऊपर, उसकी डिलीवरेंस के ऊपर बात करती है, तो क्या ऑपोजिशन उसके बाद को सड़कों पर आने का प्लान भी रखती है? वो एहतजाजी सियासत का के मूड में भी है इस वक्त ऑपोजिशन?
देखें, दुनिया की जो बेहतरीन डेमोक्रेसी और बेहतरीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ अपोजिशन का रोल होता है कि वो असेंबली के अंदर बात करती है, वो असेंबली के अंदर अपोजिशन करती है, वो फोन पे बताती है, वो अपने कोई कन्वेंशन करके बताती है। अब ये धरना और सड़कों पर आना हर वक्त जो है, ये सियासत को बहुत ही ज्यादा, मैं इसको इसका सपोर्टर नहीं रहा। न मुझे ये लगती है कि ताकत के जरिए अगर कुछ चीज आप उठाएंगे तो ये जमहूरी रवैया नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मुझे ये तासुर मिल रहा है कि जो करना है हुकूमत नहीं करना है, ऑपोजिशन ने कोई ऐसे तगड़ी जो है वो सियासत की, एहतजाज की जो है वो अभी कोई हिकमत अमली मुरतब करती हुई दिखाई नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेनी है, जिसके बाद दो हीरोज का तस्करा प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। इंसानियत के वसीहा, लावारिसों के वारिस, बीमारों के तबीब, दुखी अफराद के लिए मेहरबानी का रूप। अब्दुल सत्तार ईधी जो पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा थे, उन्हें दुनिया से रुखसत हुए अब 4 बरस बीत चुके हैं। उस अजीम शख्सियत ने 11 बरस की उम्र में वालिदा की खिदमत से इंसानियत की मदद का सबक सीखा और छोटी उम्र के इस दर्स ने उन्हें जिंदगी में कामयाबी की कुंजी अता की। अजीम समाजी रहनुमा ने अपनी खिदमत का आगाज 1951 में एक डिस्पेंसरी कायम करके किया। अब्दुल सत्तार ईधी ने सिर्फ 5,000 रुपए के साथ अपना पहला फलाह बहबूद का मरकज कायम किया और फिर ईदी ट्रस्ट कायम किया। ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस गर्दानी जाती है, जो पाकिस्तान के हर शहर में लोगों की खिदमत में मसरूफ अमल है। इसी बिना पर अब्दुल सत्तार ईदी को 1997 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर शामिल किया गया। आज उस अब्दुल सत्तार ईदी का यौम वफात है, जिसने कूड़े के ढेर से बच्चे उठाए और उन्हें औज सुरैया तक पहुंचाया। आज उस ईदी का यौम वफात है जिसने इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखी। ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस हो गए, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े एम्बुलेंस निज़ाम की सूरत में ईदी आज भी जिंदा है। ईदी सेंटर्स के बाहर झूलों में मुस्कुराती जिंदगी में अब्दुल सत्तार ईदी नजर आते हैं। मुल्क के कोने कोने में झोले से झोली तक हर इंसान और हर रंग में ईदी दिखाई देते हैं, यानी हो या फिर झोली हो, हर रंग के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी बड़ा मुनफरिद। यकीनन जब जब इंसानियत की खिदमत का तज़किरा होगा, ईदी सुनहरे हुरूफ में याद रखे जाएंगे। अब एक और अहम सपूत की जानिब बढ़ते हैं। आज कश्मीरी नौजवानों के हीरो, फ्रीडम फाइटर बुरहान वानी का यौम शहादत है। बुरहान मुजफ्फर वानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक नए बाब का उन्वान है। 4 साल कबल इस जवा साल शहादत ने मकबूजा कश्मीर में अपने लहू से जो चिराग रोशन किया, उससे आज पूरी वादी में चिरागा सा हो रहा है। बुरहान वानी का यौम शहादत सारी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि अगर मकबूजा कश्मीर में जुल्म का ये बाजार गर्म रहा, इंसानी हुकूक की इस वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी होती रही, आम शहरियों को आहनी छुरों से अंधा किया जाता रहा, तो फिर दुनिया में अमन की जमानत नहीं दी जा सकती। बुरहान वानी की शहादत से आज तक भारत के बढ़ते हुए मजालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को सर्द नहीं कर सके हैं। हर नए दिन का सूरज कश्मीरियों की जद्दोजहद को नया उन्वान दे रहा है। आज हर कश्मीरी का एक ही नारा है, और वो नारा है कि उन्हें बुरहान वानी आज़ादी चाहिए। बुरहान वानी की शहादत आलमी बरादरी और कुव्वतों को भी मुतवज्जो करती है, और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी से आंखें नहीं चुरा सकते हैं। ये शहादत सवाल करती है कि क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? क्या उनके बुनियादी हुकूक नहीं है? क्या हक़ खुदरादियत कश्मीरियों का मुसल्लमा हक़ नहीं है, जो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हासिल भी है? अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ इम्तियाजी सलूक का सिलसिला बंद ना हुआ, तो इस बैनुल अक़वामी इदारे की साख पर असर पड़ेगा। आलमी बरादरी की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी ज़रूर है कि वो कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा करें, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन कश्मीरियों की ज़िंदगी के अंदर भी आज़ादी का बाब रोशन होगा और उनसे किए गए वादे भी यकीनन तकमील को पहुँचेंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।